फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड क्लास 9th का ये जो चैप्टर है इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने पैराग्राफ 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैराग्राफ नंबर 5 से। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। तो क्या हुआ कि इसके पहले वाले साल में अल्बर्ट के जो पेरेंट है वो मिलान चले गए थे, ठीक है, मिलान के लिए मूव कर गए थे और अपने बेटे को यानी कि अल्बर्ट को रिलेटिव्स के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ रख लिए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच इज मोर लिबरल देन म्यूनिक। सो आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है एक्सटेंडेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन ने फाइनली अपनी विश की। आइंस्टाइन ने फाइनली क्या डिसाइड किया कि वो अब स्विट्ज़रलैंड, जो कि जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में, उस सिटी में जाकर के अपनी बाकी की एजुकेशन लेंगे जो कि म्यूनिक से ज़्यादा लाइबरल है। लाइबरल का मतलब विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन। उन्हें लगता था कि जो स्विट्ज़रलैंड है वो म्यूनिक से ज़्यादा लाइबरल है, ठीक है, इसीलिए वो स्विट्ज़रलैंड में जाकर अपनी स्टडीज़ को आगे करना चाहते थे, कंटिन्यू। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 6 में। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। तो क्या दिया हुआ है कि आइंस्टाइन का मैथ्स में वो हाईली गिफ्टेड थे और फिजिक्स में वो काफ़ी इंटरेस्ट थे। मतलब ये दोनों उनकी वी कैन से कि काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हुआ करते थे। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। तो अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो ज्यूरिक की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वेलरिस मुस्टैश। लेकिन साइंस ही वो एक लौती चीज़ नहीं थी। साइंस का मतलब यहाँ साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का ये जो था, इसको साइंस कहा जा रहा है, ठीक है। तो वो जो थे साइंस में ही केवल इंटरेस्टेड नहीं थे, एक और चीज़ थी जो कि अपील्ड करती थी। अपील्ड का मतलब अट्रैक्ट करती थी, किसे? डैशिंग यंग मैन विद द वेलरस मुस्टैश। तो ये क्या किया गया है यहाँ पर आइंस्टाइन की थोड़ी सी आइंस्टाइन के बारे में बताया गया है। उनकी आप जैसे कि फिगर देख सकते हो, ठीक है, मतलब वो यंग हो गए थे, यूथ हो गए थे और उस टाइम केवल साइंस ही नहीं अट्रैक्ट करती थी, कुछ और भी चीज़ अट्रैक्ट करती थी उन्हें। क्या देखते हैं इधर। He also felt a special interest in a fellow student मेलिवा मैरिक। तो उनके साथ जो एक स्टूडेंट पढ़ती थी मेलिवा मैरिक, उनमें भी उनको बहुत इंटरेस्ट था। Whom he found to be a clever creature, जिसको कि आइंस्टाइन सोचते थे कि मेलिवा मैरिक एक क्लेवर है। तो अब आप सोच सकते हो कि आइंस्टाइन खुद ही इतने क्लेवर थे, लेकिन फिर भी वो सोचते थे कि मेलिवा क्लेवर है। इसका मतलब वाकई में मेलिवा मैरिक जो थी, शी वॉज एक्चुअली अ क्लेवर क्रिएचर, ठीक है। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है कि ये जो सर्ब, जिस यंग सर्ब का मतलब मेलिवा मैरिक को कहा जा रहा है, ठीक है। आपने सुना होगा सर्बियन, तो जो वहाँ सर्बियन की जो गर्ल्स होती हैं उनको सर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो यंग सर्ब थी, ये स्विट्ज़रलैंड क्यों आई थी? क्योंकि जो ज्यूरिक में यूनिवर्सिटी थी वो उनमें से कुछ यूनिवर्सिटी थी पूरे यूरोप में जो कि गर्ल्स को डिग्री देती थी, वुमेन्स को डिग्री देती थी। यानी कि ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन द यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट द डिग्रीज, ठीक है। और वो जो मेलिवा मैरिक थी उन्हें डिग्री लेनी थी, इसीलिए वो इस यूनिवर्सिटी में आई थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। तो आइंस्टाइन को उसमें क्या दिखता था? एक एले दिखता था। एले का मतलब अ फ्रेंड और एन एसोसिएट। उन्हें एक टीम दिखती थी उसमें, अगेंस्ट द फिलिस्टीन, फिलिस्टीन के अगेंस्ट। फिलिस्टीन क्या होता है? फिलिस्टीन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि उन लोगों के बारे में डिसअप्रूविंगली टॉक करने के लिए यूज होता है जो कि आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक इन सब में इंटरेस्ट नहीं रखते, यानी कि जिनका बस एक ही चीज़ है कि आप जाओ, पढ़ो, नौकरी करो, दैट्स इट। जो मतलब कहते हैं ना, जो क्राउड में चलते हैं उनको हम फिलिस्टीन कहते हैं, ठीक है।
और हमने हमेशा से देखा है कि आइंस्टाइन जो थे वो कभी भी अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इन सब के जैसे नहीं थे, उनसे बिल्कुल अलग थे, ठीक है। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड। तो आइंस्टाइन जो था वो हमेशा अपने फैमिली में या यूनिवर्सिटी में क्या रहता था, लोगों से ऑड रहता था, ठीक है। ऑड वन आउट हम कहते हैं ना, बिल्कुल अलग। और मेलिवा मैरिक भी कुछ उसी तरह की थी। तो अब देखो, मेलिवा मैरिक और आइंस्टाइन काफी सिमिलर थे, इसीलिए आइंस्टाइन को उनमें क्या दिखता था, एक एले दिखता था, यानी कि एक फ्रेंड दिखता था, एक टीम दिखती थी। द कपल फेल इन लव The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to victorious conclusion." ठीक है, तो जो कपल थे वो क्या करने लगे, वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, और उनके जो लेटर्स थे जो वो एक दूसरे को लिखा करते थे वो आज भी सरवाइव करते हैं। और उस लेटर्स में वो वर्ड्स को साइंस के साथ इतनी टेंडरनेस का मतलब होता है सॉफ्टनेस, ठीक है, इतनी सॉफ्टनेस के साथ वो मिक्स करते थे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, रोट आइंस्टाइन ने लिखा था, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion." वो कहते हैं मैं कितना खुश होऊंगा और कितना प्राउड फील करूंगा जब हम दोनों का जो वर्क है रिलेटिविटी पे वो क्या हो, एक विक्टोरियस कंक्लूजन पे, यानी एक फाइनल, एक गुड कंक्लूजन पे आकर रुके। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या किया, रिलेटिविटी यहाँ जो वर्ड है इससे उन्होंने दो चीजें, एक तो वो फिजिक्स की जो रिलेटिविटी की थ्योरी कर रहे थे उस पे, और एक और जो उनके और मेलिवा के बीच में रिलेशन था उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से उन्होंने वर्ड्स को मिक्स किया है साइंस के साथ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. तो 1900 में अल्बर्ट आइंस्टाइन की एज कितनी थी, 21, और उस टाइम अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उन्हें यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया था और वो अनएम्प्लॉयड थे, यानी कि उनकी कोई जॉब वॉब नहीं थी। He worked as a teaching assistant. तो कैसे काम करते थे, एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे, और वो प्राइवेट लेसन्स दिया करते थे, जैसे कि हम यहाँ पर ट्यूशन कहते हैं ना, तो कुछ उसी तरह से। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। तो फाइनली कब जाकर उनकी जॉब लगी थी, 1902 में, और क्या जॉब थी, उनकी जॉब थी एक टेक्निकल एक्सपर्ट की इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, यही उनकी जॉब थी, ठीक है। While he was supposed to be assessing other people's invention, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज। तो जब आइंस्टाइन से, क्योंकि उनकी जो थी एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर थी, ठीक है, यानी कि उन्हें क्या करना था, जो लोगों का मतलब जो इन्वेंशन हो रही है उसे असिस्ट करना था, लेकिन असिस्ट करने की बजाय वो खुद का एक सीक्रेट में आइडिया डेवलप कर रहे थे। ही सेड टू हैव jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics। और जहाँ वो काम करते थे उनका जो ड्रॉर था, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते होगे, जो ड्रॉर था उसको वो क्या बुलाते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, क्योंकि उसी के अंदर उनके सारे एविडेंसेस, सारे डॉक्यूमेंट्स, जो उनकी सीक्रेट प्रोजेक्ट जो उनका चल रहा था उस पर उन्होंने सारी जो डॉक्यूमेंट्स थी वो उसी ड्रॉर में रखा था। अब पेटेंट का मतलब क्या होता है, अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर, ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ पेटेंट। अब उसके बाद आता है पैराग्राफ नंबर 9। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity। तो 1905 में एक बहुत ही फेमस पेपर छपा जिसमें कि आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि आइंस्टाइन की कौन सी थ्योरी निकली थी, तो वो है आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है।
यही उनका निकला था। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसका मतलब ये था कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं होते। एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पर क्या है, मेजर्ड इन इटसेल्फ नॉट इन अ रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, यानी कि जो टाइम है और जो डिस्टेंस है इनका कोई ऐसा मतलब ये दोनों जो है ये खुद के अलग अलग यूनिट हैं, इनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये उन्होंने बताया था, किसने, आइंस्टाइन ने। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving fast very relative to other। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स हैं जिन्हें मतलब एक टाइम पे एक ही समय जो दिखा रही हो और फिर उसके बाद उन दोनों को दो अलग अलग जर्नी, एक लॉन्ग जर्नी के बाद में वापस फिर लाया जाता है तो उनका जो टाइम होगा उसमें चेंज आएगा। ठीक है, वो दोनों सेम टाइम नहीं देंगी। ठीक है, फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो इससे वर्ल्ड का जो सबसे फेमस फॉर्मूला था E इज इक्वल टू mc², जैसे कि आप पिक्चर में भी आपके सामने जो है उसमें देख सकते होगे, ये आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया था E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, जिसमें कि E जो था इसका मतलब होता था एनर्जी। ठीक है, और जो आपका M है इट स्टैंड्स फॉर द मास। एंड अगर हम बात करें C की, जो यहाँ लिखा हुआ है ना mc², तो इसमें C जो है वो आपका स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, जो कि कुछ आपकी बुक में भी दिया हुआ है NCERT में, कुछ इतना होता है किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये उनका फॉर्मूला था E इज इक्वल टू mc²। ये पूछा जाता है कि कौन सा फॉर्मूला था। तो यहाँ तक पैराग्राफ नंबर 9 हो गया, बाकी का जो पैराग्राफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।